Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 24th August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Parliamentary Panel on MG Narega. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले इस MG नरेगा स्कीम के बारे में समझते हैं. इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दैट वाज ब्रॉट इन 2005. तो इस कानून की मदद से ये स्कीम को लाया गया है. इस स्कीम के अंतर्गत जो 2006 में लॉन्च किया गया, कानून था 2005 का, लॉन्च किया गया इसको 2006 में. इसके हिसाब से कम 100 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा टू द पीपल लिविंग इन रूरल हाउस होल्ड इफ़ दे वांट टू हैव सच वर्क. सरल भाषा में कहें तो अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं और आपके पास कोई रोज़गार नहीं है और कोई स्किल भी नहीं है, आपको कोई एक पर्टिकुलर तरह का कुछ काम करना भी नहीं आता है, तो भी इस स्कीम के अंतर्गत आपको 100 दिन का रोज़गार एक मिनिमम वेजेज पे गारंटेड तौर पे मिल जाएगा. आपको जाना है और ग्राम पंचायत में जाकर के आपको रजिस्टर करना है, रिक्वेस्ट जनरेट कराना है कि आपको एमजी नरेगा के अंतर्गत काम चाहिए, और फिर आपको 100 दिन तक का मिनिमम, साल भर में 100 दिन तक का मिनिमम आपको रोज़गार दिया जाएगा अंडर एमजी नरेगा स्कीम. एंड इस स्कीम की खासियत यह है कि इट प्रोवाइड्स अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, मतलब आपको कुछ ना आता हो. ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाएगा कि चलिए अब आप कंप्यूटर पे काम कीजिए. तो स्किल की कोई लिमिटेशन नहीं होगी. आप जाएंगे और आप क्लेम करेंगे कि आपको रोज़गार चाहिए, आप अनएम्प्लॉयड हैं और आपको काम मिलेगा 100 दिन तक का साल में. एंड दिस स्कीम इज़ बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. फ़ायदा क्या है इस स्कीम का, ये समझिए. मिनिमम वेजेस पे 100 दिन का रोज़गार आपको मिल रहा है, मतलब जो भी इंसान अनएम्प्लॉयड उसको मिल रहा है. मिनिमम वेजेज जैसे 290 रुपये या ऐसे पर डे. तो यानी कि हर एक इंसान, चाहे वो अनएम्प्लॉयड है या अनस्किल्ड है, लेकिन हर एक इंसान को साल में कम से कम 29,000 रुपये कमाने की तो गारंटी हो गई. 290 इज़ द मिनिमम वेजेज एंड 100 दिन का रोज़गार मिल रहा है, तो 29,000 रुपये कमाने की तो गारंटी हो गई. तो इससे कुछ हद तक जो पॉवर्टी का इशू है वो हमारे देश के अंदर, उसको काउंटर किया जा सकता है. तो ये है मेन गोल ऑफ एमजी नरेगा scheme which was brought as per this law in order to counter poverty, especially poverty in rural area. तो मिनिमम वेजेस जो है वो अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत वैरी करता है. सो मिनिमम वेज इज़ फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट. एमजी नरेगा स्कीम इज़ ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स इसको मिल करके चलाते हैं. इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द 6 कोर ऑफ द कोर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. आई होप आपको ये बात पता होगी कि जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मेनली कोर ऑफ द कोर एंड कोर. बाकी जो बचे हुए हैं दे आर ऑप्शनल्स. तो जो 6 कोर ऑफ द कोर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण एज पर नीति आयोग, जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उनमें से एक है एमजी नरेगा, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर स्कीम टू टैकल पॉवर्टी इन रूरल एरियाज. अब करंट न्यूज इसी एमजी नरेगा स्कीम से रिलेटेड है. हाल फिलहाल में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने एक रिपोर्ट सबमिट की लोकसभा के अंदर. ये रिपोर्ट सबमिट किया गया था फरवरी 2022 में, यानी कि इसी साल. दिस रिपोर्ट वाज ऑन एमजी नरेगा और इसमें कई सारे रिकमेंडेशंस दिए गए. सबसे पहले तो एमजी नरेगा के अचीवमेंट्स को गिनाया गया इस रिपोर्ट में कि लॉकडाउन के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में, एमजी नरेगा वाज द मेजर सेवियर फॉर ऑल द वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम अर्बन एरियाज टू देयर नेटिव विलेजेज. वहाँ पे उन्होंने एमजी नरेगा के अंतर्गत कुछ काम करके कुछ अर्निंग जनरेट की दैट हेल्प देम इन देयर सर्वाइवल ड्यूरिंग द पैंडेमिक. So this is how MG Narega acted as an economic oxygen for the rural population, ऐसा ये रिपोर्ट कहता है. फिर इस रिपोर्ट में, जो ये रिपोर्ट पब्लिश किया है इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने, इस रिपोर्ट में कई सारे और रिकमेंडेशंस दिए गए एमजी नरेगा में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए. और अब न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि भारत सरकार ने इसमें से ज़्यादातर जो सजेशंस थे फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एमजी नरेगा उसको एक्सेप्ट कर लिया है. तो
इस रिपोर्ट में लगभग 33 रिकमेंडेशंस थे, जिसमें से 26 रिकमेंडेशंस को भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिफॉर्मिंग एमजी नरेगा, उनको एक एक करके देखते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क फ्रॉम 100 to 150, तो 50 दिन तक का जो काम है पर ईयर उसको इंक्रीज़ किया गया है। यानी कि पहले मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो आपको काम करने को मिल रहा था दैट वाज 100, नाउ इट इज़ 150। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो 100 से 150 का इंक्रीज़ किया गया है दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल पैन इंडिया। हर जगह 100 से अब 150 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा एमजी नरेगा में। सिर्फ वैसे एरियाज़ में जहाँ पे ड्रॉट या कैलामिटी हिट एरियाज़ हैं वहाँ पे एडिशनल 50 डेज़ का वर्क मिलेगा अंडर एमजी नरेगा। उसके अलावा वो सारे स्टेट्स जो अपने फंड से एक्स्ट्रा 50 दिन का रोजगार देना चाहते हैं वहाँ पे भी एमजी नरेगा 100 के बदले 150 दिन के लिए एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में एमजी नरेगा 150 दिनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्स्ट्रा 50 दिन का काम है उसके लिए वेजेज उत्तराखंड की सरकार देती है। दूसरा, एमजी नरेगा में वीमेन सेंट्रिक वर्क को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। देखिए, वीमेन सेंट्रिक वर्क, ऐसे काम जो वीमेन काफ़ी आसानी से कर सकती हैं, जैसे फॉरेस्ट्री या गार्डनिंग, प्लांटेशन, ये काम वीमेन आसानी से कर सकती हैं। जबकि कई सारे ऐसे एक्सट्रीमली मैनुअल एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने में वीमेन को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब तरह के काम को जहाँ पे वीमेन का पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता बहुत हद तक, उन सारे काम को ना करके वैसे काम को ज़्यादा लिया जाए एमजी नरेगा के अंतर्गत जहाँ पे विमेन ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। इससे कैसा है, विमेन के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी और विमेन की इकोनॉमिक फ्रीडम इंश्योर होगी, स्पेशली विमेन लिविंग इन रूरल एरियाज, एंड दैट विल हेल्प इन विमेन एम्पावरमेंट। प्रॉब्लम, ये इस रिपोर्ट में विमेन सेंट्रिक वर्क को क्यों रिकमेंड किया गया है, क्योंकि एमजी नरेगा के अंतर्गत जितने भी लोग रजिस्टर करते हैं उसमें से विमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो 50% के आसपास है, लेकिन दैट हैज़ स्टैग्नेटेड फॉर लास्ट 5 ईयर्स। वो 50% के आसपास ही है, जबकि उम्मीद की जाती है कि रूरल एरियाज़ में खासकर एमजी नरेगा के अंतर्गत मोर वीमेन पार्टिसिपेंट्स विल कम आउट, क्योंकि देयर मेल काउंटर पार्ट्स प्रेफर टू गो टू द अर्बन सेंटर्स टू वर्क फॉर सम अदर एक्टिविटीज़ वेयर दे कैन अर्न मोर रेम्यूनरेशन। तो एमजी नरेगा के अंतर्गत वीमेन पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड मोर, लेकिन 5 सालों से इट हैज़ स्टैग्नेटेड समवेयर क्लोज टू 50%, एंड दैट इज़ वाई दिस रिपोर्ट हैज़ सजेस्टेड कि क्यों ना वीमेन सेंट्रिक वर्क को ज़्यादा लिया जाए। उसके अलावा जो मिनिमम वेजेज है उसको लिंक किया जाए विथ इन्फ्लेशन, ताकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाए वैसे वैसे मिनिमम वेजेज अंडर एमजी नरेगा भी बढ़ता जाए। एंड दिस इज हाउ मिनिमम वेजेज अंडर एमजी नरेगा हैज़ बीन लिंक्ड विथ सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर्स विच इज़ कैलकुलेटेड बाय लेबर ब्यूरो विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा एक और प्रोविज़न लाया गया है एज पर दिस न्यू रिकमेंडेशन, डोर स्टेप मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर एमजी नरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स। तो मान लीजिए कि कुछ अगर आप इंजरी हो जाती है एमजी नरेगा के काम के दौरान, तो फिर उस केस में डोर स्टेप मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी एमजी नरेगा कार्ड होल्डर्स को। अभी एक बार ज़रा सा पॉलिटी रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आपको मैंने क्या बताया कि एमजी नरेगा में सुधार लाने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने रिपोर्ट दिया है। तो ज़रा समझते हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ होती क्या चीज़ हैं, और भी ज़रा बेसिक से देखते हैं। आप सबको ये बात पता होगा कि हमारे देश में कोई भी कानून बनाना हो तो उसके लिए पहले एक बिल पास करना होता है पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से। तो बिल किसी भी हाउस में रखा जाता है, फिर उस हाउस में उसको डिस्कस किया जाता है, वोटिंग की जाती है, फिर उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है, फिर वहाँ पर भी डिस्कशन किया जाता है, वोटिंग की जाती है। तो मुद्दा ये है कि पार्लियामेंट के एक हाउस में लोकसभा में पास होगा बिल, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर वहाँ से पास होगा, तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए। लेकिन पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो बिल में डिस्कशन के बाद उस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ को रेफ़र कर सकता है फॉर देयर एक्सपर्ट कमेंट्स। वैसे ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र करने का जो स्टेप है बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। येट वाई बिल्स आर रेफर टू पार्लियामेंट्री कमिटीज़, क्योंकि ये जो मेंबर्स हैं लोकसभा या राज्यसभा के, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन ए पर्टिकुलर फील्ड। मान लीजिए कि आईटी रिलेटेड कोई कानून लाया जा रहा है तो उनको तो उसके टेक्निकलिटी समझ नहीं आ रही, तो दे बेटर रिकमेंड दिस बिल टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ जो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही बनता है. द मेंबर्स आर नॉट फ्रॉम आउटसाइड. MPs from Lok Sabha and Rajya Sabha only constitute parliamentary committees, but they are expert in that particular field. जैसे 10 लोगों की मान लीजिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई IT पे, तो दे आर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ IT, दे बेटर नो अबाउट दैट फील्ड, एंड दिस इज हाउ अ बिल इज समटाइम्स रिकमेंडेड टू पार्लियामेंट्री कमिटीज फॉर देयर एक्सपर्ट ओपिनियन. पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या मतलब है? इट इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर. यानी कि अगर लोकसभा है तो इट इज़ नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, राज्यसभा है तो बाय द चेयरमैन. पार्लियामेंट्री कमिटीज़ देखिए मेनली दो तरीके के होते हैं. स्टैंडिंग कमिटीज़ मतलब परमानेंट, एंड एड हॉक कमिटीज़ that are created for a temporary purpose, for a temporary work, and once that work is completed. मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक एड हॉक कमेटी बनाई गई, तो एड हॉक कमेटी ने अपना काम किया, उस पर्टिकुलर मैटर पर रिकमेंडेशन दिया, उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती है. दैट इज़ द पर्पस ऑफ एड हॉक पार्लियामेंट्री कमेटी. अब अगर स्टैंडिंग कमेटी यानी कि जो परमानेंट कमिटीज़ हैं पार्लियामेंट की, अगर उनको हम देखें तो दे आर मेनली ऑफ 6 टाइप्स. फाइनेंशियल कमिटीज़. फाइनेंशियल कमिटीज़ के अंतर्गत आता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. फिर आते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें 24 कमिटीज आते हैं जो अलग अलग बजट के पार्ट को स्टडी करते हैं. दे आर नोन एज डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी टू इंक्वायर, कमेटी टू स्क्रूटनाइज, कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस, हाउस कीपिंग कमिटीज़. तो 6 तरह के कमिटीज़ हैं. इसमें से अगर आप देखें ये फाइनेंशियल कमिटीज़ का, तो इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे CAG हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो भारत सरकार के अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है, ऑडिट करता है, वो 3 रिपोर्ट पब्लिश करता है. ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. तो ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी है, इट स्टडीज़ द रिपोर्ट audit report on appropriation account and audit report on finance account. This is studied by this public account committee of the which is a subcommittee under financial committee, and it prepares a additional report that is put in front of the parliament. तो CAG का रिपोर्ट जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फिर इस रिपोर्ट के बेसिस पे एक नया रिपोर्ट रखता है पार्लियामेंट के सामने, एंड दैट इज वाई समटाइम्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज नोन एज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द पार्लियामेंट. उसके अलावा ये जो ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, इट इज़ एग्जामिन्ड बाय अ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. ये वाला कमिटी जिसको स्टडी करता है. ये सब बेसिक पॉलिटी का हिस्सा है. फिर से मैं एकदम ब्रीफ में फिर से रिवाइज़ करा दूं आपको. ये पूरा मामला था आप MG नरेगा पे इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट के रिकमेंडेशन का. फिर हम देखने लगे स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में. फिर मैंने आपको बताया पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एक्सपर्ट बॉडी होती है जो पार्लियामेंट के मेंबर्स द्वारा ही बनाई जाती है, मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिला करके ही बनाई जाती है, आइदर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. पार्लियामेंट्री कमेटी 2 टाइप की, स्टैंडिंग एंड एड हॉक. स्टैंडिंग कमिटीज़ 3 टाइप की, फाइनेंशियल कमिटीज़, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड अदर स्टैंडिंग कमिटीज़. ये जो कमेटी अभी इस करंट न्यूज़ में है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश किया था ऑन MG नरेगा, दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू दिस सेगमेंट, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about economic crisis in Bangladesh, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो देखिए बांग्लादेश की इकोनॉमी स्ट्रेस में है हाल फिलहाल में, और श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश साउथ एशिया का तीसरा ऐसा देश बन चुका है विच इज़ सीकिंग फॉर बेल आउट्स फ्रॉम IMF. यानी कि IMF से उसको कुछ लोन की ज़रूरत है, उसने IMF के पास लोन के लिए अप्लाई किया है इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द करेंट इकोनॉमिक क्राइसिस गोइंग ऑन इन बांग्लादेश. साथ ही साथ उसने कई सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स भी अडॉप्ट किए. ऑस्टेरिटी मेजर्स मतलब अपने खर्चों को काटने के तरीके भी अडॉप्ट किए हैं ताकि उसके ऊपर का ओवरऑल लोन घट पाए और वो अपने फॉरेक्स जो रिजर्व है उसको वापस से बिल्डअप कर सके. उसी ऑस्टेरिटी मेजर्स का नतीजा ये देखिए इस आर्टिकल में कहा गया है, बांग्लादेश कट्स स्कूल ऑफिसेज आवर्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. दैट कुड बी सीन एज वन स्टेप टुवर्ड्स ऑस्टेरिटी मेजर्स. अगर बात की जाए बांग्लादेश इकोनॉमी की हालात पैंडेमिक से पहले, जो पैंडेमिक शुरू हुआ 2020 में, उससे पहले बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी. ग्रोथ रेट 7 से 8% का था ऑन एन एवरेज फॉर लास्ट डिकेड. ओवरऑल GDP का साइज़ बढ़ करके $460 बिलियन हो चुका था, जो साउथ एशिया में भारत के बाद बांग्लादेश को दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देता है, इवन बिगर दैन पाकिस्तान.
और सबसे बड़ी बात यह है कि पर कैपिटा जीडीपी में बांग्लादेश फॉर वंस एक्सीडेड इंडिया। तो जीडीपी में तो काफ़ी पीछे था पाकिस्तान से, लेकिन आगे निकल गया था। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी में आप देखिए, ये ब्लू कलर से दिखाया गया है इंडिया का ग्राफ, $1888 पर ईयर, ये इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी एज पर आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वहीं बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी स्टीडली राइज करते हुए 2020 में जाकर के वो इंडिया से स्लाइटली आगे निकल जाता है। तो पर कैपिटा जीडीपी में भारत से आगे निकल गया, ओवरऑल पाकिस्तान से आगे था और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 7 से 8% का एवरेज ग्रोथ रेट है फॉर अ डिकेड, विच इज़ क्वाइट हैंडसम ग्रोथ रेट फॉर एन इकॉनमी लाइक बांग्लादेश। लेकिन अब बांग्लादेश की हालत एकाएक से बिगड़ गई है। नाउ इट इज़ लुकिंग फॉर बेल आउट फ्रॉम IMF। इट हैज़ ऑल्सो नॉक्ड द डोर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड अदर डोनर कंट्रीज लाइक जापान फॉर बेल आउट। तो आखिर ऐसा हुआ क्या है, क्या कारण है बांग्लादेश के इस इकोनॉमिक क्राइसिस का, वो ज़रा समझते हैं। तो हाल फिलहाल में बांग्लादेश मेजरली 2 प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, हाई इन्फ्लेशन इन इट्स इकोनॉमी एंड ह्यूज करेंट अकाउंट डेफिसिट, एंड दैट हैज़ रिजल्टेड इनटू सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो आखिर क्या कारण है हाई इन्फ्लेशन का और करेंट अकाउंट डेफिसिट का? तो कारण है 2, पैंडेमिक एंड रसिया यूक्रेन वॉर। पैंडेमिक के कारण और रसिया यूक्रेन वॉर के कारण बांग्लादेश के अंदर महंगाई बढ़ी और करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। क्या कारण है, क्यों पैंडेमिक का इफेक्ट आया है बांग्लादेश की इकॉनमी पे इतना सारा, वो भी ज़रा देखते हैं। देखिए, बांग्लादेश की अगर इकॉनमी को आप समझें तो मेनली बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता रहा है टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, अपैरल्स, फुटवेयर्स। ये चीज़ें बांग्लादेश मेनली एक्सपोर्ट करता है पूरे दुनिया भर को। हुआ क्या है, पैंडेमिक के टाइम में लगभग 1.5 से 2 साल तक ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गया और उस कारण से कैसा हुआ कि जिन जिन देशों के बांग्लादेश टेक्सटाइल या क्लोथिंग एक्सपोर्ट करता था, उन देशों ने लोकल ऑल्टरनेटिव्स डेवलप कर लिए टेक्सटाइल या क्लोथिंग या फुटवेयर के। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से बांग्लादेश का एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया, लेकिन कई सारे देश जैसे यूरोपियन कंट्रीज़, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होने कारण जब सामान अलग अलग देशों से नहीं पहुंच पा रहा था तो उन्होंने रीजनल सेंटर्स डेवलप कर लिया, ऑल्टरनेटिव या फॉलबैक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया और इस कारण से जो टेक्सटाइल सेक्टर बांग्लादेश का नीचे गया, क्लोथिंग सेक्टर, अपैरल या फुटवेयर सेक्टर नीचे गया, वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। और आपको एक बात और जाननी चाहिए कि एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इसकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी काफ़ी हाई है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और बांग्लादेश में टेक्सटाइल सेक्टर एक मेजर जरिया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। और जब टेक्सटाइल सेक्टर पैंडेमिक के बाद से पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया है क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में, सप्लाई चेन टूटा हुआ है, तो इस कारण से मैसिव लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है और इस कारण से बांग्लादेश में एक तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप हो रहा है। एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं और इम्पोर्ट बिल बढ़ गया है। इंपोर्ट बिल बढ़ने में बांग्लादेश मेनली इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल। तो इंडिया की तरह बांग्लादेश भी एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है और क्रूड ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी इंपोर्ट करता है और रसिया यूक्रेन वॉर के कारण क्रूड ऑयल काफ़ी महंगा हो गया है और इस कारण से जो उसका इंपोर्ट बिल है काफ़ी बढ़ गया है। एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा, इंपोर्ट बिल बढ़ गया है तो नेचुरली करंट अकाउंट डेफिसिट होगा ही। और जब देश में पेट्रोल की कमी होगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, तो चूंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो पेट्रोल महंगा हो गया क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हुआ है, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हुआ तो बाकी सारी चीज़ें जैसे फल, सब्जियां जो ट्रांसपोर्ट होकर के एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं वो भी महंगी हुई। सो पेट्रोल के दाम बढ़ने से फूड इन्फ्लेशन आया और फूड इन्फ्लेशन आने से लोगों का सेविंग्स कम हो रहा है और पूरा का पूरा जो इकोनॉमी का जो साइकिल है वो ब्रेक हो रहा है बांग्लादेश का। तो पैंडेमिक से पहले जो इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी वो एकाएक से लड़खड़ाती हुई, फंबल करती हुई दिख रही है। उसका एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया है, इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, इस कारण से करेंट अकाउंट डेफिसिट, देश में चीज़ें प्रोड्यूस हो नहीं रही हैं तो चीज़ों की कमी हो गई है, इफेक्टिव डिमांड ज़्यादा हो गया है, इस कारण से इन्फ्लेशन है एंड अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया और टेक्सटाइल सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है विच इज़ मेजरली अ सेक्टर दैट प्रोड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट इन बांग्लादेश। तो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है बांग्लादेश। तो इसके साथ ही पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद बांग्लादेश तीसरा ऐसा देश बन चुका है साउथ एशिया में जो इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। और भारत के लिए फिर ये क्यों मैटर ऑफ कंसर्न है वो भी ज़रा देखते हैं। देखिए, श्रीलंका में आपने देखा कि क्या हो रहा है, तो भारत से इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बाद वहाँ पे पूरी तरह से क्योस फैल गया है।
एक एनार्की फैल गई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ गया है। ऐसे हालात में, ऐसे जगहों पे जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, एनार्की फैल जाती है, वहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशन या इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑपरेट कर पाना आसान हो जाता है। तो इंडिया के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। मान लीजिए बांग्लादेश में श्रीलंका जैसे हालात बन जाते हैं, केओस और एनार्की होता है, तो फिर यहाँ पे जो टेरर ग्रुप्स हैं या इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, खासकर जैसे अल्फा जैसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, दे विल फाइंड इट ईजी टू ऑपरेट फ्रॉम बांग्लादेश एंड दैट मे क्रिएट सिक्योरिटी कंसर्न्स इन इंडिया। उसके अलावा इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं, जैसे जो इकोनॉमिक क्राइसिस ये तीनों देश फेस कर रहे हैं, इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में भी आ सकती है, क्योंकि इंडिया ऑल्सो हेविली डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। इनफैक्ट 80% ऑफ द क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू इम्पोर्ट। तो ऐसे हालात इंडिया में ना बने, इसके लिए भारत को सर्विलेंस करते रहना जरूरी है कि इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे देश में ना बने। वैसे वर्ल्ड बैंक, IMF सब ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया में इस तरह के हालात नहीं बन सकते, क्योंकि इंडिया इज़ हैविंग ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व दैट इज़ अबाउट $550 बिलियन। इनफैक्ट इंडिया इज़ वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर कंट्री आफ्टर चाइना, विच इज़ at top, followed by Japan and Switzerland. The next article is about Swiggy's moonlighting policy. This topic is important from our syllabus GS paper for ethics and integrity point of view. Ethics आपका जो टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है GS पेपर 4, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल मुझे लगता है सीधा सीधा एथिक्स पेपर में आ सकता है, अदरवाइज आप इंडियन सोसाइटी में भी इसका जिक्र कर सकते हैं, इकॉनमी में भी इसका जिक्र कर सकते हैं। देखते हैं क्या है मून लाइटिंग। Moonlighting simply refers to an act of having second job or working for extra project. तो दिन भर आपने काम किया कहीं अपने कंपनी में, रात को आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करें जिससे थोड़ी सी आपकी एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, इस एक्टिविटी को कहते हैं मून लाइटिंग। फॉर एक्स्ट्रा इनकम सम साइड हसल इज मून लाइटिंग। सो मून लाइटिंग कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी पहले भी मैं करा चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में। गिग इकोनॉमी का मतलब होता है एन इकोनॉमी दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल या फ्रीलांस वर्क। मान लीजिए कहीं से आपको काम मिला कि ये काम एक्सेल पे आप करके जमा कर दो, आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे, 5,000 रुपये मिल जाएंगे। सो दैट थिंग इज़ नोन एज गिग इकोनॉमी। आजकल गिग इकोनॉमी राइज पे है। मतलब पहले कैसा होता था, एक परमानेंट जॉब होती थी, लेकिन आजकल कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब या फ्रीलांस जॉब बढ़ता जा रहा है। जैसे स्विगी के जो वर्कर्स हैं या फिर आप समझिए ओला उबर के जो ड्राइवर्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी। इनको कई बार प्लेटफॉर्म इकोनॉमी भी कहते हैं। वैसे दोनों में थोड़ा अंतर है। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी मतलब किसी ऐप या प्लेटफॉर्म की मदद से चलने वाली इकोनॉमी, बट मोस्ट ऑफ द गिग इकोनॉमी रन्स विद द हेल्प ऑफ ऐप्स ओनली। तो मुद्दा यह है कि मून लाइटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में दैट मीन्स कि दिन में आप कोई फॉर्मल कहीं जॉब कर रहे हैं, रात को आप कहीं भी किसी भी इस तरह के गिग इकोनॉमी की मदद से आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर रहे हैं। सो मून लाइटिंग अलाउज वर्कर्स टू वर्क फॉर साइड प्रोजेक्ट्स वंस दे फिनिश देयर शिफ्ट टाइमिंग्स। बट मून लाइटिंग में ज़रूरी यह है कि वर्कर्स शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देयर प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। पिछले 2 सालों में गिग इकोनॉमी तो राइज पे है ही है, मून लाइटिंग इज ऑल्सो ऑन द राइज, क्योंकि कई सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इन द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। और वर्क फ्रॉम होम कल्चर के कारण घर पे बैठे बैठे साइड बिजनेस भी कुछ शुरू कर दिया है। कोई प्लांटेशन करके बेच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए। सो दिस इज़ हाउ मून लाइटिंग इज़ ऑन द राइज सिंस और फॉर लास्ट 2 years सिंस द पैंडेमिक हैज़ अराइव्ड। करेंट न्यूज़ क्या है, मून लाइटनिंग न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि स्विगी ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है जिसके हिसाब से इसने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है कि उसके एम्प्लॉयज़ मून लाइटिंग कर सकते हैं। देखो मून लाइटिंग तो लोग कर ही रहे थे, उसको रोकने के लिए कोई कानून तो है नहीं, राइट, कोई स्पेसिफिक लॉ तो है नहीं, मून लाइटिंग लोग कर ही रहे थे। लेकिन स्विगी ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस किया है कि उसकी पॉलिसी का हिस्सा होगा कि उसके एम्प्लॉयज़ मून लाइटिंग कर सकते हैं वंस दे हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ स्विगी। तो स्विगी का कहना है कि ट्रस्ट इट्स एम्प्लॉयज़ कि वो अपना काम पहले अच्छे से करेंगे, फिर मून लाइटिंग करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन स्विगी के इस नए पॉलिसी के कारण अब फिर से डिबेट शुरू हो गई है कि मून लाइटनिंग कितना सही है, कितना गलत है। क्या ये वर्क कल्चर को सही डायरेक्शन में ले जाएगा या गलत एक डायरेक्शन में लेकर के जाएगा, इस पर डिबेट शुरू हो गई है। तो कई सारे इसके सपोर्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि मून लाइटनिंग इज़ गुड, इट एक्सपैंड्स पर्सनल चॉइस। एक एम्प्लॉय ने दिन में काम किया लेकिन रात को मान लो उसको कविता लिखना अच्छा लगता है, तो पोएम लिख करके वो मान लो
उसको कॉमर्शियलाइज़ कर रहा है, मान लो उसको कुछ वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, एक्सेल पे काम करना, मतलब अपने हिसाब से भी वो काम करना चाहेगा और ऐसे सेक्टर में उसको काम मिल जाए जहाँ पे वो अपने मन मुताबिक अपनी इच्छा से काम करे। मान लीजिए कुछ गाना गाना चाहता है, तो दिस इज़ हाउ मून लाइटनिंग अलाउज अ पर्सन टू एक्सपैंड हिज और हर पर्सनल चॉइस। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है तो दिन भर मैंने ऑफिस में काम किया, रात को ऑर्केस्ट्रा में जाके गाना गा दिया। सो इससे मैं अपना पैशन भी फॉलो कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल चॉइस भी एक्सपैंड हो रहा है और साथ ही साथ मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है। सो दिस इज़ हाउ मून लाइटनिंग के कई सारे सपोर्टर्स हैं, वो बिलीव कि एक्स्ट्रा इनकम भी आ रहा है, हमारी लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव कर रहा है और हमारे पर्सनल चॉइस को भी इम्प्रूव कर रहा है, एंड दिस इज़ हाउ इट हेल्प इन वर्क लाइफ बैलेंस। लेकिन देयर आर मैनी क्रिटिक्स ऑफ दिस मून लाइटिंग कि दिन में तो आप ऑफिस में हैं, रात को आप अपने कुछ और काम कर रहे हैं। दिस मे बी लीगल, मतलब कोई कानून नहीं है इसके खिलाफ, लेकिन ये अनएथिकल है। हो सकता है ऐसा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेनली काम कर रहे हैं दिन में, उसके कुछ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स आप लीक करें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे आप रात के टाइम में काम करते हैं। मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू की पॉसिबिलिटी है इन केस ऑफ मून लाइटनिंग। अगर दो ऑर्गेनाइजेशन को आप काम कर रहे हैं तो नेचुरली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आने के चांसेस हैं ही। उसके अलावा देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर हो। इसी को कहते हैं मून लाइटनिंग टर्निंग इनटू डे लाइटनिंग। अभी रात में काम करोगे तो नेचुरली दिन में नींद आएगी, तो दैट विल हैम्पर योर प्रोडक्टिविटी। तो मून लाइटनिंग यानी कि रात के काम के कारण आपके दिन के काम की अगर प्रोडक्टिविटी ख़राब हो तो उसको आप कह सकते हैं कि मून लाइटनिंग टर्निंग इनटू डे लाइटनिंग। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मून लाइटनिंग के पॉलिसी को लेकर के या मून लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया है फ्रॉम विप्रोज चेयरमैन रिसाद प्रेम जी। वो ये कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मून लाइटनिंग इन द टेक इंडस्ट्री इज चीटिंग। मतलब ये चीटिंग के समान है कि आप दिन में आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, रात में किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि आपका जो मेन एम्प्लॉयर है आप उसको अपना 100% नहीं दे रहे हैं और आप कहीं ना कहीं आपके डिवोशन जो है वो डिवाइडेड है। लेकिन कंक्लूजन आपको किस तरीके का लिखना है, अगर ऐसे सवाल आ जाए तो कंक्लूजन आपको थोड़ा बैलेंस तरीके से लिखना है। देखिए, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनके स्लेव हो गए हैं। यू हैव ऑल राइट टू फॉलो आफ्टर फुलफिलिंग योर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स दैट एम्प्लॉयर, यू हैव ऑल राइट टू फॉलो योर ओन पैशन एंड इफ दैट पैशन यील्ड्स यू सम एक्स्ट्रा इनकम, व्हाट्स प्रॉब्लम इन दैट। तो मून लाइटनिंग को पूरे सिरे से आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप इस तरह का कुछ बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखेंगे कि मून लाइटनिंग शुड बी ए चॉइस अनलेस इट अफेक्ट्स एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, एफिशिएंसी हैम्पर नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी हैम्पर नहीं होना चाहिए, लेकिन मून लाइटनिंग को पूरी तरह से बैन करना, इसको चीटिंग कहना इज़ नॉट जस्टिफाइड। इट इज़ नॉट और इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन आउटकम ऑफ अनफेयर वर्क कल्चर। ये कोई अनफेयर नहीं है। अपने पैशन को फॉलो करके एक्स्ट्रा इनकम कमा लेना वो कोई अनफेयर एक्टिविटी की तरह नहीं गिनी जानी चाहिए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ गुवाहाटी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस इमेज में भी हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने फेज 1 ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ गुवाहाटी सिटी लॉन्च कर दिया है। क्या है ये इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जरा देखते हैं। ITMS हमारे शहर गुवाहाटी के अलग अलग जगहों पे हाई रिजोल्यूशन कैमराज लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ट्रैफिक कंट्रोलर्स, जो पुलिस ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, वो एक जगह बैठ करके अलग अलग जगहों पे कितनी ट्रैफिक है उसका सर्विलेंस कर सकते हैं और फिर उसके बेसिस पे वो डायरेक्शंस दे सकते हैं और हमारे शहर में जो अब लगने शुरू हुए हैं ट्रैफिक सिग्नल्स, उसको वो मैनेज कर सकते हैं ताकि एक जगह से ट्रैफिक वो दूसरे जगह पे डाइवर्ट कर पाएँ, जिससे ओवरऑल हमारे सिटी के अंदर जो ट्रैफिक है वो मैनेजेबल रख पाएँ। तो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। जगह जगहों के ट्रैफिक को एक साथ देखा जाए और ट्रैफिक को मैनेज किया जाए बाय मैनेजिंग द ट्रैफिक सिग्नल्स। जहाँ पे हाई ट्रैफिक है वहाँ पे टाइमिंग को कम कर दिया जाए, जहाँ लो है वहाँ पे टाइमिंग को बढ़ा दिया जाए और इस तरीके से ट्रैफिक को इस तरह से डाइवर्ट किया जाए। और पुलिस जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल पे जो पुलिस ऑफिसर्स रहें उनको भी इस तरह के इन्फॉर्मेशन दिए जाए कि कहाँ का ट्रैफिक को कहाँ डाइवर्ट करे ताकि ओवरऑल ट्रैफिक को बेहतर मैनेज किया जा सके। एंड इट विल हेल्प इन चेकिंग ट्रैफिक वायलेशंस। मान लीजिए कोई ट्रैफिक नियम को तोड़ करके आगे बढ़ रहा है तो उसको भी काउंट और चेक किया जा सकता है। उसके अलावा इट विल ऑल्सो हेल्प इन सीमलेस ट्रैफिक मूवमेंट एंड रिड्यूसिंग द कंजेशन प्रॉब्लम जो आजकल हमारे शहर में बहुत ज़्यादा फेस किया जा रहा है। तो
ये जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंतर्गत टोटल 94 जंक्शंस पे कैमरा लगाए जाएंगे, लेकिन अभी फेज 1 में बस 20 जंक्शंस पे कैमरा लगाए गए हैं फ्रॉम नेपाली मंदिर टू खानापारा। मेंस में कैसे इस्तेमाल करें इस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का, तो कभी भी सवाल आ जाए स्मार्ट सिटी मिशन पे, उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, फेज 1 ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन गुवाहाटी अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। तो इस तरीके से आप एक ऑगमेंटिंग पॉइंट लिख सकते हैं अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। रैट होल माइनिंग मेनली प्रैक्टिस इन मेघालय बिकॉज ऑफ द थिन नेचर ऑफ कोल बेड, and DG Yatra app is mainly based on the idea of facial recognition technology. That's all from our side for today. Thanks for watching.